Then we have very prominent sessions being planned for the today. 4 C's को याद रखना. 4C: care, compassion, communication and collaboration. आपका केयर और कंपैशन किताबों में लिखे हुए शब्दों पे ना रहकर वास्तव में उनके दिलों तक पहुंचना चाहिए. आपका कोलैबोरेशन, एक प्रोफेशनल अकेले कभी काम नहीं कर सकता जब तक उसके साथ एक डिसिप्लिनरी टीम नहीं है. You need a counselor, you need a special educator, you need an occupational therapist, you need a speech therapist. And that's when the holistic changes that happens in a person. And more importantly, why am I saying about communication? आप एक ही बात को दो अलग तरीकों से समझा सकते हैं. एक तरीका हो सकता है बहुत डायरेक्ट, ऐसा करना है, फुल स्टॉप, ऐसा ही होगा तो ही बदलाव आएगा, पूर्ण विराम. लेकिन जब आप उस बात को डीमिस्टिफाई करते हो, डिकोड करते हो, अगर आप किसी को कोई भी वास्तव में मतलब समझा रहे हो ऑटिज्म का, उसको साइको एजुकेट कर रहे हो, तो आप उसको इस तरीके से समझा रहे हो कि कल वो किसी के साथ 4 जनों के साथ बैठ के अगर चाय पी के बात कर रहा हो तो वो वहां पे उन बातों को रख सके, समझा सके और बता सके. सो इट इज मोर ऑफ अ शेयरिंग that we have to do in a way that it is more heartfelt, sentimental and important. I think with this I will congratulate the institute. Thank you so much for inviting me, and I hope all these elaborative discussions that you will have, they are fruitful. Again, try not to keep this knowledge constricted with the theoretical concepts only. When you will practically apply it, तो जो थीम है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज समझ आएगी और रियल लाइफ में ही काम करके पता लगता है कि किस तरीके से नेविगेट करना है. So I think it's more of your own practical experiences that are going to teach you, but you have to be a very open learner and you have to share your skills, especially with the families who are coming, क्योंकि बहुत grassroots level में आपको बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, वेयर देयर विल बी लॉट ऑफ डिफेंस. नहीं, मेरे बच्चे को नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता. हम जब हॉस्पिटल में बैठते हैं और हम बातें करते हैं फैमिली से, वो यही द फर्स्ट इज अ डिनाइल, ऐसा नहीं हो सकता. और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है द वे समटाइम्स प्रोफेशनल्स कन्वे टू द फैमिलीज कि आपके बच्चे को डिस्लेक्सिया है, योर चाइल्ड इज डिस्लेक्सिक, योर चाइल्ड इज ऑटिस्टिक, योर चाइल्ड इज हाइपर एक्टिव. आई थिंक it's very important to please realize how are we communicating it to the families. Instead of saying autistic child, it is very important to convey child with autism, child with ADHD, child with intellectual deficits or concern. Instead of बच्चे को ही पूरा ऊपर से लेके नीचे तक लेबल कर देना कि ये ऑटिस्टिक है, ये ADHD है. रादर निप्सेड में जितना मैं गई हूँ सेशंस लेने, ट्रेनिंग करने, हमको ये भी रियलाइज हुआ है कि कुछ जो बच्चे आते हैं ऑटिज्म के, दे आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट डिफिकल्टीज दे हैव. दे फाइंड देमसेल्व्स वेरी यूनिक. दे फील दैट मैं ऐसा हूं और मैं बहुत खुश हूं मैं जैसा हूं. इतना भी लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होने के बाद दे हैव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस विद व्हाट दे आर ब्लेस्ड विद. सो मुझे ऐसा लगता है बहुत खूबसूरत तरीके से श्री राहुल सर ने कहा, गुप्ता सर ने कहा, और मैं सिर्फ आपसे यही आखिरी बात कहना चाहूंगी जो मुझे लग रहा है एक पॉइंट कवर नहीं हुआ है, वो ये है अपने मानसिक स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना. एक प्रोफेशनल जो बहुत लर्नड है, स्किल्स जानता है, लेकिन अगर उसकी तबीयत खराब है ना तो वो और नुकसान और डैमेज भी कर सकता है. So please, your frustrations, your own mental health has to be also checked once in a way that आप अपने आप को stress management, overburden ना करना, time management में किसी भी तरीके से अगर आप अपने आप को मदद कर सकते हैं वो continue करना. ये myth है, ये एक myth है कि अगर आप mental health professional बनते हो तो आप खुद therapy नहीं ले सकते. एक बहुत बड़ा myth है which I have to clear it here. मेरे बहुत students हैं जो लाइफ में इनकाउंटर हुए, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एंड इफ दे गो थ्रू एनी एपिसोड ऑफ देयर ओन लाइफ, especially I think COVID was a biggest break of life which got us in different paradigms and approaches of difficulties. So the round message from my side to all of you is be a mental health professional who's happy, who wants to work and who wants to do better. That's why you really deserve, and you don't deserve the field deserves you then. Thank you so much. Thank you. एक पंक्ति सिर्फ आखिरी जो गुप्ता सर ने बहुत खूबसूरत बोली थी,
मैं आपको आपके लिए ही ये बोल रही हूं ताकि आप इस बात को दिल में लेकर जाएं। खोल देते दिल यारों के साथ तो खोलना नहीं पड़ता डॉक्टर को औजारों के साथ। Which means take care of your own mental health to be a great mental health professional in future. And if you're able to be that, trust me, your just presence is enough to make significant changes in a person's life. Thank you so much. Thank you, Aprajita ma'am, for discussing us with the mental health and the things that we have to take care with. Mental health, as you know, is very much important. So it's all being requested to talk about for that. Whether it's your peer one, it's your colleague, or anyone to whom you will be a talkative, right? So mental health is very important for us. Now I requesting Mrs. Shalu Yadav ma'am to kindly come forward and share her views or shower her blessing on for us. नमस्ते सभी को। आप लोगों ने तो हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया सबने। तो अब एक छोटा सा एक एनर्जाइजर कम वेलकम कर लेते हैं हम। एक बारी सभी अपनी सीट्स पे प्लीज खड़े हो जाएं और हम अपने साइड वाले मतलब अपने साथी के दोनों एक तरफ दो दो का पेयर बना के फेस टू फेस हो जाए और वेलकम करेंगे हम एक दूसरे का। आप कैसे करते हैं वेलकम? देखिए, हम अपने घर में कोई आता है तो तिलक लगा के भी कर सकते हैं, स्माइल के साथ, जैसे भी आप करिए प्लीज। वाओ, यहाँ से बहुत अच्छा कुछ खड़े भी हैं। I know it's getting very much in fun, right? You all will enjoy it. हाँ, बहुत लोग तो बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं जैसे काफी दिनों बाद मिले हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। प्लीज बी सीटेड। पहले थोड़ा सा मैं अपना परिचय, वैसे आज मेरा परिचय हो चुका है, फिर भी मैं शालू यादव, working in Directorate of Education as lecturer, special education, and right now I am working in capacity of mentor teacher and mentoring DOE के कुछ schools में मैं mentor teacher हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट्स। पहले बच्चे की चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी ग्रोथ पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो उसी दिशा में ये मेरा टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। क्यों हम ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? क्यों हमें बच्चे की साइकोलॉजी को, एक अडोलेसेंट की साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है? क्यों है ये? हमें कैसे हेल्प करेगा? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज एजुकेटर्स, हम एजुकेटर्स के लिए, बिकॉज इट हेल्प अस टू शेप आवर टीचिंग स्ट्रैटेजी। अगर हमें बच्चा पता है, हमारा बच्चा किस तरह से सीखता है, उसके क्या रिक्वायरमेंट है, उसके क्या नीड्स हैं, वी कैन शेप आवर टीचिंग स्ट्रैटेजी। अपनी क्लास को मैनेज कर सकते हैं। हमें पता है बच्चे का नीड क्या है। जैसे हम सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं बच्चे का, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे अगर ADHD है किसी बच्चे को, अटेंशन का इशू है, तो हम कहाँ उसका सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे? राइट इन फ्रंट ऑफ अस। खिड़की में किया तो वो बाहर देखेगा। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में हमें हेल्प कर सकता है। स्टूडेंट को कैसे एंगेज करना है, क्योंकि हमारे पास डाइवर्स लर्नर है क्लासरूम में, अलग अलग तरह के लर्नर हैं। उन सबको कैसे हम एंगेज कर सकते हैं? अगर मुझे पता है बच्चे का अंडरस्टैंडिंग है, उसके ट्रेट्स की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं समझती हूँ, तो मैं उसे एंगेज कर सकती हूँ। और एक्टिविटीज़ किस तरह की प्लान करनी है क्लासरूम में, बिकॉज एक तरह के एक्टिविटी कुछ समूह के साथ काम करेगी, मे बी नेक्स्ट ग्रुप के साथ वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगी। सो अंडरस्टैंडिंग विल, अगर हम अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है बच्चे के बारे में अच्छे से, तो हमारा 70% जो हमारा काम है वो हो जाता है। सो इसको समझने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की जो ग्रोथ है, बच्चे को डेवलपमेंट जो फेज है, उसमें दो चीजें बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेचर वर्सेस नर्चर। इस पे बहुत डिबेट भी होती है कि नेचर इज इम्पॉर्टेंट और नर्चर इज इम्पॉर्टेंट। नेचर में क्या आएगा? जो बच्चे ने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, बायोलॉजिकल है जो, उसमें एग्जाम्पल हो सकता है। सर इसको
सो नेचर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमने जो हमारे पेरेंट्स से मिला है, हमारे टेम्परामेंट्स, हमारे इंटेलिजेंस, आईक्यू इज बाय बर्थ, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। चाहे कितने ही अच्छे रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करें, आईक्यू का रेंज रिमेन द सेम। ओके, एंड फिजिकल ट्रेट्स ऑल्सो, कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा, ये सारा नेचर डिसाइड करता है, हेरिडिटरी है। बट नर्चर ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। नर्चर क्या? एनवायरमेंट, किस तरह का आसपास का वातावरण है हमारा, स्कूल का एनवायरमेंट, फैमिली एनवायरमेंट, हमारा सोशो कल्चरल एनवायरमेंट, किस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी हमारी डिसाइड करती हैं कि हमारा ग्रोथ पैटर्न किस तरह का रहेगा। सो बेसिकली नेचर सेट द स्टेज, और जिसके ऊपर समझ लीजिए एक नेचर एक स्टेज है जो सेट है, उसके ऊपर जो हम बिहेव करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, वो नर्चर से डिसाइड होता है। बच्चा कैसे बिहेवियर करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, वो नर्चर डिसाइड करता है। तो हम दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का रोल, नेचर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और नर्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो एवरी चाइल्ड, जैसे हम समझते हैं कि हर बच्चा, जो हमारी क्लास में बच्चे हैं, उन सब बच्चे यूनिक हैं। ऑल्दो यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफ़ी हम स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी जैसे अगर रेगुलर क्लासरूम में भी आप जाते रहते हैं तो वहाँ भी देखेंगे कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की डाइवर्स नीड है। कुछ बच्चे विजुअल्स होंगे, कुछ बच्चे ऑडिटरी होंगे, काइनेस्थेटिक होंगे, या टेक्टाइल यूजर होंगे। ठीक है, तो हम जब एक्टिविटी देते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि बच्चे, सभी तरह के बच्चे उसमें एंगेज हों। जब हम प्रोजेक्ट देते हैं कुछ बच्चे तो उसको बहुत अच्छे से विजुअल्स उसके अच्छे बना के लाएंगे, उसको ड्राइंग फॉर्म में, प्रेजेंटेशन फॉर्म में लेके आएंगे। कुछ बच्चे हो सकता है उसको स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छे से करेंगे, या कुछ उसको परफॉर्म करके दिखाएंगे, ऑडिटरी होंगे जो उसको बोल के अच्छे से दिखाएंगे, या फिर हो सकता है कुछ उसको हैंड्स ऑन एक्टिविटी उसको करके देखेंगे, और बहुत सारे होते हैं जो सेंस करके, टचिंग से करते हैं। तो अलग अलग तरह के बच्चे हैं। तो हमने जैसे कॉन्सेप्ट सुने हैं नए नए, यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। तो जब हम प्लानिंग कर रहे होंगे अपने एक्टिविटीज को, या फिर अपने लेसन को प्लान करेंगे, या फिर हम अपनी आईपी को प्लान कर रहे होंगे, तो हम इन चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे कि बच्चे के लर्निंग स्टाइल क्या है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरीज भी हमने पढ़ी हैं, गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। तो अगर हमें उनका पता है तो वी कैन प्लान अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी चाइल्ड्स नीड। जैसे होता है ना कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है, 10 लोग आ रहे हैं, तो हम सबकी पसंद का कुछ कुछ खाना बनाते हैं। ऐसे ही क्लासरूम में भी हमारे अलग अलग लर्नर हैं, तो हम कुछ ऐसी प्लान करें, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएं सबके लिए, सब उसको, सबकी नीड्स को वो केटर कर पाए। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में अलग अलग फेजेस हैं। कौन कौन से फेजेस होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के? एक तो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट होता है, और कोग्निटिव एस्पेक्ट होता है। फिजिकल एस्पेक्ट हाइट है, हमारा वेट है, स्किन कलर है ना। और कोग्निटिव एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीजें आएंगी? लैंग्वेज लर्निंग आ गया, हमारी मेमोरी आ गया, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, ऑल दीज आर आर कोग्निटिव फैकल्टी। ओके, आफ्टरवर्ड सोशल डेवलपमेंट, हाउ डू वी इंटरैक्ट विद पीपल, हमारे रिलेशनशिप, ये सारे सोशल डेवलपमेंट में आते हैं। और इमोशनल एस्पेक्ट्स, व्हाट डू इट इंक्लूड्स? क्या इंक्लूड होता है इसमें? हाँ, फीलिंग्स, मैनेजिंग एंगर, मैनेजिंग एंजाइटी, आप कब जो फीलिंग है उनको कैसे मैनेज करना है, हम अपने टेम्परामेंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। एकेडमिक एक पार्ट है बच्चे का। बच्चा स्कूल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आता है। बच्चा किस लिए आता है स्कूल? बहुत सारी और चीजें सीखने भी। और स्पेशली हमारे स्पेशल बच्चे, जो कई बच्चों का एकेडमिक हमें पता है उनका एकेडमिक नहीं हो पाएगा क्योंकि उनको आईडी है, सीवियर आईडी का केस है, प्रोफाउंड आईडी का केस है, तो हम
पता है कि वो एकेडमिक उसका नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पर क्या हम उन्हें स्कूल नहीं लाएंगे? हम लाएंगे, लेकिन उनके कौन से एरियाज पे हम काम करेंगे अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक? हाँ, कोग्निटिव के अलावा हम और उनकी फंक्शनल स्किल्स पे काम करेंगे, हम उनकी वोकेशनल स्किल्स पे काम करेंगे, इमोशनल एंड सोशल स्किल्स पे काम करेंगे। तो बच्चा जब आता है, स्कूल एक होलसम होलिस्टिक डेवलपमेंट का जगह है जहां पर बच्चा होलिस्टिकली डेवलप कर रहा है। डिफरेंट लाइफ स्टेजेस हैं, 0 to, जैसे रिसर्चर्स ने रिसर्च किया और उसके बेसिस पे डिफरेंट फेजेस हैं हमारे लाइफ के, ठीक है। राइट नाउ वी आर इन कौन से फेज में हैं? सबके अलग अलग होंगे, सबके अलग अलग फेज हैं, बट हमारा मोर और लेस हम सारे अर्ली अडल्टहुड, कुछ बच्चे यंग दिख रहे हैं मुझे, और अडल्टहुड और मिडिल अडल्टहुड है हमारी सबकी। तो सबके जो रिसर्चर्स ने किया है, जो हमारा लाइफ स्टेजेस बताई हैं, सबसे पहले आता है 0 to 2 इन्फेंसी, और उससे भी पहले है इट स्टार्ट फ्रॉम प्री नेटल, जिसकी बात करते हैं। जब हम हिस्ट्री लेते हैं बच्चों का, प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में भी पूछते हैं, तो प्री नेटल यानी कंसेप्शन टू बर्थ, कंसेप्शन से 40 वीक्स का पीरियड है ये, और इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नेचर एज वेल एज नर्चर ऑल्सो। नेचर में क्या आ जाएगा? मदर की हेल्थ, उनका जेनेटिक एंडोमेंट, और नर्चर में किस तरह के एनवायरनमेंट में मदर रह रही है, स्मोकिंग कर रही है, ड्रग यूज हो रहा है, या आसपास उसको बहुत ही अब्यूसिव माहौल है, अब्यूसिव एनवायरनमेंट में रह रही है, पोल्यूशन है, एक्सरेज बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। सो किसी भी, हाँ जी, ये सब चीज़ें ये हमारे नर्चर में आता है। सो अलग अलग स्टेज में अलग अलग फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चे की डेवलपमेंट को हैंडल करने में। और एक स्टेज, और इसका एक पैटर्न है कि इस स्टेज के बाद जब बच्चा नेक्स्ट में करेगा, कुछ चीज़ें जिस स्टेज में हैं उसी स्टेज में हमें हैंडल करनी होती है, और फिर वो अदरवाइज इट वुड बी कैरीड ओवर, वो कैरी ओवर होती हैं आगे। सो पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हमने सबने पढ़ी है, उसमें कौन कौन सी 4 स्टेजेस हैं? सेंसरी 0 to 2 क्या होगा? इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी में क्या बच्चा कैसे सीखता है? हम में से बहुत सारे मदर और फादर हैं, हमको पता ही होगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं इन्फेंसी स्टेज में। दे लर्न बाय सेंसेस, है ना, अपनी 5 सेंसेस से सीखते हैं और एक्शन से। तो सेंसेस में सारी सेंसेस आएंगी, टच, देख के, सुन के, टच करके, है ना, और टेस्ट करके। सो दिस स्टेज, एंड इसमें जैसे हमने कोलबर्ग थ्योरी भी पढ़ी है, तो उसको मैंने एक एक्यूमुलेट किया है सबको इकट्ठा। इस स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं जो पर्टिकुलर स्टेज में हमें उनको हैंडल करना होता है। अगर वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट को हैंडल अप्रोप्रिएटली नहीं किया गया तो चाइल्ड वुड नॉट, इनसिक्योरिटी, फियर्स उसमें डेवलप होंगे व्हेन द चाइल्ड विल बिकम adult or adolescent. So we have to trust कैसे डेवलप होता है? बच्चे को एक जो सिक्योरिटी, अटैचमेंट, कंफर्ट्स वो मिलती हैं अगर उसको बाय ड्यूरिंग इन्फेंसी, द चाइल्ड विल डेवलप ट्रस्ट। और अगर ये सारी चीजें लैक करती हैं ड्यूरिंग इन्फेंसी ड्यू टू एनी रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पेरेंटल अफेक्शन नहीं मिलता है, तो मिसट्रस्ट वुड डेवलप। The child would not trust anyone. तो उसमें insecurity, fear, restlessness, ये सारी चीजें भी होंगी। So it is phase of drastic change, and इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं? बच्चा रोल ओवर करता है, क्रॉल करता है, वॉक करता है, ग्रैस्प थिंग्स, मेंटल डेवलपमेंट, रेस्पॉन्ड टू द डिफरेंट टेम्परेचर एंड ऑल। एंड इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चे को जब बाय 8 और 9 मंथ द चाइल्ड डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है? एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको कोई टॉय दिखा के आपने छुपा दिया
तो वो नहीं ढूंढेगा उसे, वो मान लेगा वो नहीं है। जैसे मम्मी पापा चुपके से चले जाते हैं ना तो उसे नहीं याद आते, देख लेता है तो बच्चा रोता है। और ज्यादातर बच्चे ऐसे भी करते हैं ना कि पेरेंट को देख लिया तो वो रोना इसलिए भी शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके लिए तो आउट ऑफ साइट और गया, वो खत्म हो गया चीजें। सो ऑब्जेक्ट परमानेंस की नहीं, चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इवन इफ दे आर नॉट इन एनवायरमेंट स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है जो ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो हम माइलस्टोन जब बच्चे का, जब हम डिले माइलस्टोन का असेसमेंट करते हैं तो इन सारी चीजों को हम चेक करते हैं। तो इस स्टेज में, इन्फेंसी स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है एंड द चाइल्ड बिकम aware about the surroundings. Emotional development, एक 2 साल तक बच्चा क्या क्या इमोशन शो करता है, किस किस तरह के इमोशन शो करता है? 0 to 2 years में शो करता है बच्चे इमोशन। स्माइल करता है, सोशल स्माइल, है ना। अगर कोई स्ट्रेंजर है तो रोने लग जाते हैं, है ना। और अगर कोई जोर से आवाज करी तो भी रोने लग जाते हैं। तो चिल्ड्रन हैव डिफरेंट इमोशन, दे शो एंगर, डिस्ट्रस्ट, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट ऑल्सो। जब उनकी चॉइस की कोई चीज होती है तो एक्साइटमेंट भी शो करते हैं। एंड अटैचमेंट ऑल्सो। अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग दिस स्टेज। बच्चे को जो हमारी स्टडीज ये कहती हैं, जो बच्चे को इन्फेंसी स्टेज में अटैचमेंट या कंफर्ट मिलता है वो उसकी लेटर लाइफ, जो उसकी अडल्ट लाइफ को रेगुलेट करता है। एक स्टडी हुई हार्लो एंड हार्लो, एक रिसर्च का मैं एग्जांपल दूंगी। उसमें मंकीज पे स्टडी किया गया। उन्होंने क्या किया, मंकीज को सरोगेट मदर्स दिए गए, कि सरोगेट मदर होती हैं जो उनकी रियल मदर नहीं थी, उनको पाल रही थी। तो उसमें 2 तरह की मदर थी। एक तो वायर मदर यानी वायर से मंकी का वो बनाया गया पूरा स्ट्रक्चर, उसको वायर मदर बोला गया। एक हो गया कुशन वाला मदर, जिसमें कंफर्ट था, कुशन लगे हुए थे और उनका अरेंजमेंट किया हुआ था, बॉटल लगाया हुआ था फीडिंग के लिए, कि जब भी उनको मंकीज को भूख लगती थी तो कुछ को वायर मदर के पास लेके गए और कुछ को कुशन मदर के पास। और काफी टाइम तक ऐसा ही रहा। तो जो फीड, वैसे कहते हैं ना, जो फीड कराता है उससे बच्चा अटैच हो जाता है। तो होना तो ये चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि कुछ दिनों के बाद उनको फ्री छोड़ दिया गया कि आप किसी के पास भी जा सकते हो। कुछ टाइम के लिए उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि 6 मंथ्स जो वायर मदर है वो सिर्फ वायर मदर, जो बच्चे हैं वो कुछ वायर मदर के पास ही जाएंगे और कुछ बच्चे सिर्फ कुशन मदर के पास ही जाएंगे। फिर बाद में ग्रुप को मिक्स कर दिया और उनको फीडिंग के लिए जब फ्रीडम मिला तो आपको क्या लगता है किसके पास ज्यादा गए होंगे, या कुशन वाले कुशन के पास या वायर वाले वायर के पास? क्या लगता है क्या हुआ होगा? हाँ, सभी मोस्टली सारे कुशन मदर के पास गए। तो इसका मतलब ये है जो अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में जो कंफर्ट मिलता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अटैचमेंट डेवलप करता है, फीडिंग अटैचमेंट डेवलप नहीं करता। द कंफर्ट दे गेट फ्रॉम मदर, अफेक्शन दे गेट फ्रॉम मदर, दैट डेवलप्स द कंफर्ट। और वही ट्रस्ट मिसट्रस्ट भी डेवलप करता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल डेवलपमेंट किस तरह की होगी? सेल्फ सेंटर्डनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूबॉर्न टू रिकग्निशन ऑफ अदर्स। कोई जैसे इसमें एक सोशल डेवलपमेंट में एक बड़ा पिक्यूलियर फीचर होता है, सभी मेल को मतलब दे सी ओनली वन फीचर। इसीलिए ज्यादातर बच्चे होते हैं ना, मेल को सारे मेल पापा, सारी मेल मम्मी, शुरू में ऐसे बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बस वो देखा है मेल पापा। धीरे धीरे फिर वो डिफरेंशिएट करते हैं, ये अंकल हैं, ये पापा हैं, ये मामा हैं, डिफरेंशिएशन होता है। सो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? इन्फेंसी स्टेज जो हमने सुना समझा कि इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, कि अगर हमें समझ आ गया है कि इन्फेंसी में इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑब्जर्व करते हैं, इस तरह के डेवलपमेंट पैटर्न होते हैं, तो किस तरह की हमें एजुकेशनल उनके साथ कैसे इंटरेक्ट, क्योंकि इन्फेंसी स्टेज में बच्चा स्कूल तो नहीं जाएगा पर घर में भी तो हम एडुकेट करते हैं ना, तो किस तरह का उसको आप इम्प्लीकेशन होंगे बताइए।
किस तरह का एजुकेशन, मतलब किस तरह से हम उन्हें लर्निंग करानी है उनकी। सबसे पहले तो फैमिली एनवायरनमेंट, उस पे बहुत ध्यान देना है। और उनको हैबिट फॉर्मेशन इस स्टेज में बहुत होता है, और टॉयलेट ट्रेनिंग इस स्टेज में, तो उस पे बहुत ध्यान देना है। देखो, हमें लगता है ना टॉयलेट ट्रेनिंग एक सिंपल सी चीज है, बट फ्रॉयड अगर किसी ने पढ़ा है तो उसमें यह है कि अगर टॉयलेट ट्रेनिंग अगर प्रॉपरली नहीं है तो वो एंगर और वो इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिफ्लेक्ट करेगा इन लेटर लाइफ। जैसे किसी के पेरेंट बहुत फसी होंगे ना कि भाई बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि नहीं, बहुत ज़बरदस्ती बच्चे से को सारी टॉयलेट ट्रेन कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं, तो बच्चा कैसा बनेगा, उसके इमोशनल आउटबर्स्ट कम होंगे, इमोशनल एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा उस बच्चे में। और जिनको टॉयलेट ट्रेन किया गया है कि पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से ट्रेन नहीं किया, दे आर फ्री, तो वो रेस्टलेस होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरह के एक एक चीज में जो भी हम लर्निंग करा रहे हैं बच्चों की, उसका रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्ट हमारी लेटर लाइफ में जरूर होता है। तो जो ये वैसे भी WHO की स्टडी कहती है 0 to 6 years में मैक्सिमम लर्निंग 85% लर्निंग 0 to 6 years में हो जाती है, और 0 to 6 में बच्चा घर ही होता है मोस्टली। उसके बाद बच्चा आता है स्कूल में, तो जो 85% लर्निंग है वो घर, एनवायरनमेंट और कल्चरल, सोशल कल्चरल ग्रुप्स के होती है। सो ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, उनको ज्यादा से ज्यादा आप सेंसरी स्टिमुलेशंस देंगे, क्योंकि वो सेंसेस के थ्रू ही सीखते हैं, तो सेंसरी स्टिमुलेशन मैक्सिमम रहेगा। और कभी भी प्रेशराइज नहीं करना है उनको, जैसे ज्यादातर पेरेंट बहुत ज्यादा सिखाने में लग जाते हैं ना बचपन से ही, तो प्रेशराइज नहीं करना है, बिकॉज दे लर्न ऑन देयर ओन। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि अगर टॉयलेट ट्रेन भी बहुत ज्यादा प्रेशर से, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन से किया है, तो उसका लेटर लाइफ में इम्पैक्ट होगा। देन वी आर मूविंग टू अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड इज 3 to 6 years, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये सारी थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, कोलबर्ग की, वाइगॉत्स्की की। उनमें सब में किस तरह का मोरल डेवलपमेंट रहेगा बच्चे का, किस तरह का कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट रहेगा, वो सारी चीजें हैं। तो अगर बच्चा किस तरह की, अगर बच्चे को हम उसको ऑटोनॉमी देते हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको आंसर करते हैं, या फिर उसके जो इनिशिएटिव लेता है, उसको गेम्स को प्रमोट करते हैं, तो बच्चा कैसा बनेगा, इनिशिएटिव। और इसके ऑपोजिट, अगर बच्चे के खेल को कहेंगे ये तो स्टूपिड सा गेम, क्या खेल रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, बहुत क्वेश्चन पूछते हो, फालतू के क्वेश्चन पूछते रहते हो, क्यों पूछते रहते हो, अगर ये, तो गिल्ट, द चाइल्ड विल डेवलप गिल्ट। तो सेल्फ एस्टीम पे इसका असर होगा। कैसे होगा सेल्फ एस्टीम पे इसका असर, इनिशिएटिव कम, बच्चा कैसा बनेगा, सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगी अगर इनिशिएटिव होगा बच्चा तो। और इसके अपोजिट अगर गिल्ट डेवलप हो रहा है तो कैसा होगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी लो होगा बच्चे का। तो यही स्टेज है जहां पर हम बच्चे के ऊपर काम कर सकते हैं। और जब हम एडोलेसेंट एज में बच्चा पहुंच जाता है तब तक तो पक चुका होता है, और तब हम चेंज करना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। तो बहुत ध्यान रखना है अर्ली चाइल्डहुड में भी। फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह के होंगे अर्ली चाइल्डहुड में, हाँ, यस, ग्रोस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, बच्चा उछल कूद ज्यादा करता है, मोटर स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप होती हैं इस स्टेज में। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, हमें क्या करना है, जब हम कुछ भी प्लान करेंगे एक्टिविटी, तो कैसे करेंगे, मूवमेंट जिसमें ज्यादा से ज्यादा हो, उसकी मोटर स्किल्स मैक्सिमम यूज हो। इसमें एक और पैटर्न होता है, बहुत प्रोमिनेंट है, इसको समझने की जरूरत है, दैट इज सिफेलोकॉर्डिली। सिफेलो होता है, सिफेलस होता है ब्रेन, है ना। तो हमारा डेवलपमेंट जो होल्ड है, जो ऑर्गन का होल्ड है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले वो
क्या करता है, नेक होल्डिंग शुरू करता है ना। उससे पहले तो उसकी गर्दन लटकती रहती है, फिर नेक होल्डिंग शुरू होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बैठना शुरू करता है। कोई बच्चा नेक होल्डिंग के बिना बैठ नहीं पाएगा, और बैठे बिना सीधा क्रॉल नहीं करेगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, और क्रॉल नहीं कर रहा तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो पैटर्न है इसका। सो हमारा कंट्रोल कहाँ से शुरू होता है, पहले हेड पे कंट्रोल आता है, फिर धीरे धीरे नेक पे आया, फिर हमारे बैठना शुरू किया थोरेसिक रीजन पे, और फिर लेग्स में आया। तो इसका एक पैटर्न है, सिफेलोकॉर्डिली होता है। ऐसे ही प्रोक्सिमोडिस्टल, हमारी जो मूवमेंट है, प्रॉक्सिमिटी यानी यहां से हमारे सेंट्रल पार्ट से कंट्रोल जाता है एक्सट्रीमिटीज पे। इसीलिए बच्चा पहले पलटना सीखता है। पहले बच्चा पूरा, जैसे मान लो उधर कोई चीज रखे तो पूरा बच्चा लौट के जाएगा वहां पर, धीरे धीरे वो हैंड एक्सटेंड करना सीखता है, क्योंकि पहले उसका कंट्रोल आता है मिडिल रीजन पे और फिर उसकी एक्सट्रीमिटीज पे। मेंटल डेवलपमेंट, वर्बल ग्रोथ प्रोसेसेस होते हैं, ज्यादा बोल बोल के सीखता है बच्चा। सर ये क्या हो रहा है इसमें? चाइल्ड आस्क, यस, somebody is asking something, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। इमोशनल डेवलपमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एस्टीम डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सेल्फ सेंटर्ड। एक बच्चे में बहुत इस स्टेज पे बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म होता है। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब होता है सेल्फ फोकस। इसीलिए उनके गेम भी क्या होते हैं, एनिमिज्म। एक जैसे एनिमिज्म मतलब होता है हर चीज को वो लिविंग समझता है। जैसे मान लो बच्चा सड़क पे चल रहा है, गिर गया तो वो कहेगा सड़क ने मुझे मारा, इसको हप करो, है ना, और हम करते हैं ये। तो बच्चा हर चीज को ऐसे ही, वो टॉय खेलेगा, गुड़िया खेलेगा तो गुड़िया को खाना खिलाएगा, नहलाएगा, सुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसको लिविंग कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनिमिज्म। सेंट्रेशन, द चाइल्ड विल फोकस ऑन ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चे को बहुत ज्यादा चीजें, क्योंकि उसका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो वो क्या देखेगा, जो उसे दिख रहा है उसे वही लगेगा। एक नैरो ग्लास है, उसमें ज्यादा पानी है तो उसे लगेगा ये ज्यादा है, जबकि एक चौड़ा ग्लास है उसमें थोड़ा दिख रहा है तो उसे लगेगा ये थोड़ा है और ये ज्यादा है, बिकॉज ही इज फोकसिंग ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही वो सबके, इवन पीपल, लोगों की भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को फोकस करता है। इसीलिए ना मेल, उसका प्रेफरेंसेस, जैसे मेल है तो मेल, कई फीमेल अगर उनको मान लो उनके पापा से डर लगता है तो वो सारे मेल से डरेगा, क्योंकि वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स को फोकस करता है। लेट चाइल्डहुड इज 6 to 12 ईयर, और इसमें बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह के होंगे, मोटर डेवलपमेंट, जो फाइन मोटर स्किल्स फुली डेवलप हो जाती हैं। बच्चे के इंटरेस्ट ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में होंगे। इस टाइम में बच्चा फिजिकली बहुत एक्टिव होता है, इसलिए स्पोर्ट्स में और उसको अलग अलग तरह के गेम्स में डालना, उसको फिजिकली एक्टिवेट करना, और क्रिएटिव माइंड भी बहुत होता है इस टाइम पे। अगर बच्चे को वो स्टिमुलेशन नहीं मिला, क्रिएटिव स्टिमुलेशन नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी खत्म होती जाती है। मेंटल डेवलपमेंट, किस तरह का मेंटल डेवलपमेंट होता है, बच्चे में स्किल्स डेवलप, कोग्निटिव, जो अभी तक सेंट्रेशन पे था कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक, अब बच्चा समझ रहा है कि नहीं, अमाउंट सेम है, वो ग्लास नैरो है इसलिए ज्यादा ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो वो डेवलप होना। रिवर्सिबिलिटी, चीजें कैसे, थोड़ी से कौन सी चीज ज्यादा है, क्वांटिटी, क्वालिटी, वो सारी चीजों पे भी फोकस कर रहा है। सो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा चाइल्डहुड स्टेज का, हमें किस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस टाइम पे बच्चों को प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी, डूइंग एक्टिविटी, जिसमें बच्चे कोलैबोरेट कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी। स्टोरी टेलिंग, क्योंकि इस टाइम में ना बच्चे बहुत ज्यादा
एक्सप्लोरेशन की स्टेज पे होते हैं, तो दे लाइक स्टोरीज, और स्टोरीज से मोरल डेवलपमेंट इस स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरल डेवलपमेंट मोर और लेस यहीं डेवलप होता है। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्टोरी सुनानी है हमें, तो स्टोरी मेथड भी हम यूज करेंगे क्लासरूम में, तो उससे भी हम मोरल डेवलपमेंट एज वेल एज मैनरिज्म, एटिकेट्स, वो सारी चीजें, हैबिट, बिकॉज हैबिट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो हमें हैबिट फॉर्मेशन के लिए बच्चों को उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर बिहेवियरल पार्ट पे बहुत ध्यान देना है। सो नाउ एडोलेसेंट स्टेज 12 to 20 years, 19 वैसे तो कि अडल्टहुड के बिफोर अडल्टहुड इज अडोलेसेंट, और अडोलेसेंस का कोई फिक्स ऐसा है नहीं, सबका ग्रोथ स्पर्ट अपना है। कुछ का 9, sometime it is 9 to 18, sometime it is 10, sometime it is 12, and it is different in male female। बच्चों में, लड़कों में थोड़ा लेट होता है ग्रोथ स्पर्ट, लड़कियों में ज्यादा, और फिर उसके बाद स्टार्टिंग ग्रोथ स्पर्ट बिगिनिंग अलग अलग टाइम पे होता है, एंड देन उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा होगा बॉयज में, मे बी गर्ल्स में कम होगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट है, हार्मोनल चेंज होगा, बॉडीली चेंजेस होंगे, एंड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी डेवलप होंगी। मेंटल डेवलपमेंट, इसमें बच्चे स्किल डेवलप कर रहे होंगे, कोग्निटिव स्किल्स, अटेंशन, कंसंट्रेशन, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस होगा बच्चे का। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप हो रही है बच्चे को, जो चीजें नहीं दिख रही हैं। इसीलिए देखो हमारा सिलेबस भी ऐसे ही होता है, हमारी एनसीईआरटी बुक्स में ना 9th ऑनवर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ये सारे विजुअल हैं, ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं, है ना। जो चीजें हमें, उससे पहले वो सारी चीजें होती हैं जो हमें दिखती होती हैं। तो जैसे जैसे बच्चा एडोलेसेंट में आएगा उसका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप हो जाएगा। यहां भी ईगोसेंट्रिज्म होता है, जैसे बच्चों में ईगोसेंट्रिज्म था, उसमें तो क्या था, एनिमिज्म वाला पार्ट था। यहाँ का ईगोसेंट्रिज्म क्या होगा, एडोलेसेंट में इमेजरी ऑडियंस, इमेजिनरी ऑडियंस। इसमें क्या होता है, बच्चा एक एडोलेसेंट, आप लोग ने इंटरैक्ट, आपके भाई बहन या आपके बच्चे होंगे इस स्टेज में, तो देखा होगा दे आर सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑलवेज। उनको लगता है सब उन्हें ही नोटिस कर रहे हैं, है ना। अगर उनकी छोटा सा कोई पिंपल हो गया फेस पे, हाय पिंपल हो गया, हम कहेंगे कुछ नहीं, हम तो ध्यान भी नहीं देंगे, पर उन्हें लगेगा सब मेरे पिंपल को ही देख रहे हैं कि हाय कितनी बेकार स्किन है इसकी, या कोई शर्ट पे छोटा सा स्पॉट है, नहीं नहीं प्रेस नहीं है, सब देखेंगे, उसको लगता है सब उसे ही नोटिस कर रहे हैं। एंड ऐसे ही पर्सनल फेबल एडोलेसेंट स्टेज में बच्चे को सबसे ज्यादा लगता है कि नोबडी अंडरस्टैंड्स हिम और हर, क्योंकि उसको लगता है पेरेंट और उसके पेरेंट्स और आसपास के टीचर्स भी उसको नहीं समझते। उनको लगता है कि जो उनकी फीलिंग है, एक मान लो फ्रेंड से फाइट हुई है तो उसका जो पेन है नोबडी कैन, हम कहेंगे पेरेंट के पास जाएंगे, पेरेंट कहेंगे तो क्या हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं, पर वो कहेंगे नहीं आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। हाँ, उनको इसीलिए पीयर से ज्यादा अटैचमेंट होता है, उन्हें लगता है पीयर कैन अंडरस्टैंड देयर पेन। सो ईगोसेंट्रिज्म भी होता है यहाँ पर, और एडोलेसेंट का सोशल डेवलपमेंट, पीयर से ज्यादा अटैच होंगे, है ना। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक जो कॉन्सेप्ट है जो डेवलप होता है आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी, जिसमें आइडेंटिटी रिलेटेड टू देयर ओन सेल्फ में आ गया सेक्स एंड जेंडर, कि उसकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल आइडेंटिटी डेवलप हो रही है, जेंडर आइडेंटिटी डेवलप हो रही है। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है बच्चे से बातचीत करना, बच्चे को चीजें समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर ऐसा होता है कि बच्चे ऐसे कुछ मैटर होते हैं सेक्सुअल मैटर में, पेरेंट्स से कभी बात नहीं करते ज्यादा, ना टीचर से भी नहीं करते हैं, वो अपने फ्रेंड से बात करते हैं ज्यादा, और फ्रेंड भी उन्हीं के जैसा होता है, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती है। तो यू हैव टू ब्रेक द बैरियर, हमें ही ब्रेक करना पड़ेगा बैरियर, पेरेंट को और टीचर्स को। मैं एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी मैंने पढ़ी थी कहीं, बड़ी अच्छी स्टोरी है, कि उसमें एक बच्चा होता है 7वीं 8वीं में बच्चा होता है एक,
वो अपने घर आता है, घर आके अपने पेरेंट्स को पूछता है कि सब खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, और अपने पेरेंट्स से कहता है, मम्मी से पूछता है, मम्मी सेक्स क्या होता है? मम्मी की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं, ये क्या पूछ लिया बच्चे ने। वो पापा की तरफ देखती है और फिर डांटते हैं, किसके साथ रहते हो तुम, किस बच्चे के साथ, ये क्या तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है, क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो। उसको डांट मारते हैं और वो बच्चा जाके सो जाता है, अपनी जगह रूम में चला जाता है रोते रोते और सो जाता है। तो मम्मी को थोड़ा तरस आता है कि हाय बेचारे को बहुत डांट दिया, चलो देख के आती हूँ क्या कर रहा है। तो देखते हैं कि वो टेबल पे सो रहा होता है और टेबल पे एक फॉर्म रखा होता है जिसमें पूछा होता है सेक्स मेल फीमेल। उस बच्चे ने सिर्फ इतना पूछा था कि मम्मी सेक्स में क्या लिखना है, क्या होता है, और पेरेंट ने, तो ये स्टिग्मा अटैच है, ये टैबू है हमारा कि ये बोल दिया सेक्स तो समथिंग वेरी, मतलब कुछ अलग चीज है। तो बच्चों को इस चीज को समझाना, तो ऐसे ही अनजाने में ही सही हम कई बारी बहुत सारी ऐसी चीजें ओवरलुक कर जाते हैं जिससे बच्चे कहीं और जाएंगे और उनको वो जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाती है। सो बेसिकली अडोलेसेंट एज में हमें बच्चों का, जैसे क्योंकि वो पीयर्स के पास इसलिए जाते हैं ना, वो फ्रेंड्स उनसे शेयर करते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, ऐसे ही टीचर्स भी। और क्योंकि इस स्टेज में एक स्टबर्ननेस भी होती है, स्टबर्ननेस को समझना कि बच्चों के साथ ज्यादा उलझना नहीं है हमें। जैसे क्लासरूम में ना इस स्टेज में 7-8 में बच्चों को हैंडल करना बहुत टीचर्स को बहुत दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि वो स्टबर्न होते हैं, वो हर चीज के लिए क्यों, अगर टीचर कहेंगे ये करना है, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं, तो वो क्वेश्चन करते हैं बहुत ज्यादा। तो उसको कैसे हैंडल करना है, अगर हमें समझ है कि यस हमें उसको कैसे हैंडल करना है, उसकी चीजों को ध्यान, उसको सुनना है सबसे पहले, और उसको वो कंफर्ट देनी है, उसके वो जो बैरियर है वो ब्रेक करना है कि ऑलवेज समझाना नहीं, उसको सुनना है कि वो क्या कह रहा है। ठीक है। सो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होंगे कि एडोलेसेंट स्टेज में बच्चे हैं तो हम उनका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बाय पेरेंट्स एंड टीचर ऑन द नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हमें पता है ये सारी चीजें तो यस वी कैन हैंडल देम बेटर। हेल्दी होम एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी इस सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो इस टाइम पे बहुत ध्यान देना है कि एनवायरनमेंट हम कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। इम्पार्टिंग सेक्स एजुकेशन टू एडोलेसेंट बाय स्कूल स्टेज, ट्रीट एडोलेसेंट इन अ फ्रेंडली मैनर एज दे कुड शो सम टिपिकल शॉकिंग बिहेवियर, कि कई बार उनका बिहेवियर बहुत ही शॉकिंग होता है या वो कोई बहुत ही ऐसी एब्सर्ड सी बात कर देते हैं, तो हमें ये नहीं कि हाँ ये क्या बोल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कहाँ से क्या चीजें आ रही हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। प्रॉपर सोशल ग्रुप, फ्रेंड्स शुड बी एनकरेज। और बच्चे को इस टाइम पे ना बहुत ही क्रिएटिव और कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज में, जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट गाइड है, एजुकेशनल टूर्स हैं, बाहर घुमाने ले जाना, एक्सकर्शंस पे, स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। encourage to study biographic and autobiography of great men, ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज, ज्यादा से ज्यादा ऑटोबायोग्राफी, स्टोरी शेयर करें बच्चे के साथ, क्योंकि यहाँ पर ही वो डेवलप, क्योंकि अब उसका कॉन्सेप्चुअल वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग शुरू हो गया है। तो जब वो जितनी ज्यादा उसको एक्सपोजर मिलेगा उतनी ज्यादा उसकी विजुअलाइजेशन और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होगी। सो अडोलेसेंस जो में चेंज होते हैं, बिकॉज वैसे तो एक देयर इज अ सेइंग, अडोलेसेंस इज स्टेज ऑफ चार्म एंड चैलेंजेस। चार्म भी है बट चैलेंजेस भी बहुत हैं। तो कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे फिजिकल ग्रोथ में बहुत ज्यादा ट्रांजिशन हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे इसको हैंडल नहीं कर पाते। सेल्फ बॉडी इमेज के लिए बहुत सारे बच्चों में कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि बच्चे नोटिस करते हैं। तो कुछ बच्चे अपनी बॉडी इमेज को लेके बहुत ही हेफ्टी है या बहुत ही पतले हैं या फिर उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ये एक इशू बन जाता है, उनकी पर्सनालिटी का ये इशू बन जाता है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज में ही बच्चा आइडेंटिटी फॉर्मेशन कि क्या उसकी वो बने कि जो वो चाहता है, या वो बने जो उसके पेरेंट्स या सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट कर रही है, या फिर उसकी आइडेंटिटी में वो चीजें आएंगी कि अभी कभी उसे लगता है कि उसे वो
ट्रीट करे, पेरेंट अगर उसे ट्रीट कर रहे हैं तो मुझे बच्चा मत समझो, मैं बड़ा हो गया हूं। और जब पेरेंट कहेंगे तुम बड़े हो, ये नहीं कर रहे हो, मैं तो बड़ा, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं तो बच्चा हूं, मेरे को समझाओ, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस भी इट स्विच ओवर, तो उसको भी ध्यान में रखना है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग भी, हर चीज को क्रिटिसाइज करेगा बच्चा, क्वेश्चन करेगा बच्चा, उसको उसके ऊपर रीजनिंग ढूंढेगा। बॉडी इमेज इशू, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बच्चे अलग अलग एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि दे वांट टू एक्सपेरिमेंट। तो किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे? ड्रग्स यूज, सब्सटेंस अब्यूज, ओके। डेलिंक्वेंट बिहेवियर, डेलिंक्वेंट बिहेवियर क्या होता है? डेलिक्वेंसी, मेजर कंसर्न बच्चे के सब्सटेंस अब्यूज, यूज ऑफ अल्कोहल और अदर ड्रग्स, वो स्टार्ट होता है एक्सप्लोरेशन से, पीयर प्रेशर से, बहुत बारी पीयर्स के इन्फ्लुएंस, मीडिया इन्फ्लुएंस भी है, अब सोशल इन्फ्लुएंस, बहुत सारे इन्फ्लुएंस है, एंड इट कैन लीड टू फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर एंड डिजीजेस। डेलिंक्वेंसी, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है, कोई भी लीगली ऑफेंसिव है, जो क्रिमिनल एक्ट है, ये कुछ भी, चोरी करना, मारपीट करना, फाइटिंग हो गया, ये सारी चीजें। ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर में एडोलेसेंट स्टेज में ये ईटिंग डिसऑर्डर, क्योंकि बॉडी इमेज के लिए बच्चा बड़ा कॉन्शियस होता है, तो दो तरह के ईटिंग डिसऑर्डर बहुत कॉमन होते हैं। वन इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है, बच्चा बिल्कुल नहीं खाता क्योंकि वो, उसको लगता है मैं मोटा हूं, तो वो स्टार्व देमसेल्फ, इतना अपनी स्टार्विंग करते हैं, बिल्कुल पतले हो जाते हैं। बहुत सारे, अगर स्कूल में बच्चे ने, कोई मोटी लड़का या लड़की है, उसको चिढ़ा दिया तो बच्चा खाना ही छोड़ देते हैं, और फिर वो इतने पतले हो जाते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं इट्स नॉट हेल्दी, बट वो दे बिकम, उनको वो डिसऑर्डर हो जाता है। बुलिमिया, ओवर ईटिंग एंड पर्जिंग इट आउट। बिंज ईटिंग, बिंज ईटिंग मतलब बहुत सारा खा लिया पहले, और फिर वो होता है, गिल्ट होता है कि मैंने तो इतना खा लिया, मैं मोटी हो जाऊंगी, तो उसको पर्ज इट आउट विद लेक्सेटिव, कोई दवाइयों से, या फिर वॉमिट करते हैं उसको बाद में। सो बेसिकली देयर आर कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों को डील करने के लिए, क्योंकि बच्चे, बेंड्यूरा की थ्योरी हम सबने पढ़ी है कि बच्चे वो सीखते हैं जो वो ऑब्जर्व करते हैं, जो देखते हैं वो सीखते हैं, ना कि वो सीखते हैं जो हम उन्हें बताते हैं। सो एवरीबडी, हम लोग भी, हम वो लर्निंग करते हैं जो देखते हैं बजाय कि जो बोलते हैं, है ना। चले, लेट्स डू वन एक्टिविटी, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, बस 2 मिनट। डू योर हैंड लाइक दिस। आपको वो करना है जो मैं कहूंगी, ठीक है? जैसे मैं कहूंगी वो करना है आपको, ठीक है? आप अपना हाथ अपनी गर्दन पे लाएं। वेरी नाइस। कुछ लोगों ने, मैंने कहा आप अपना हाथ, बहुत सारों के यहां पर थे, कईयों के गर्दन पे थे, तो गुड। जिन्होंने सीखा, देख के सीखा, ज्यादातर लर्निंग हमारी ऑब्जर्वेशनल होती है, ऐसे ही बच्चों की भी लर्निंग ऑब्जर्वेशनल होती है ज्यादा। सो 3 प्रिंसिपल्स वी विल रिमेंबर। बच्चों को सुनेंगे, लिसन टू योर चिल्ड्रन, क्योंकि एक कोट है बहुत अच्छी कि इफ यू लिसन टू योर चाइल्ड नॉनसेंस, ही विल लिसन टू योर सेंस। अगर उसकी नॉनसेंस को हम सुनेंगे तभी हमारी सेंसिबल बातों को वो सुनेगा। सो लिसन केयरफुली, ऑब्जर्व योर चाइल्ड, और वो आपको भी ऑब्जर्व, आप भी ऑब्जर्व करेंगे उसको, और वो आपको भी ऑब्जर्व कर रहा है। वो देख रहा है मेरे पेरेंट्स अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो बच्चे वही यूज करते हैं। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सबसे स्ट्रांग है। एक छोटी सी एक और इंसिडेंट कि एक 2 साल का बच्चा, उसके घर में कोई चाचा थे, उसके बहुत ज्यादा गालियां देते थे, तो उसने भी सीख ली तुतली भाषा में, वो गालियां देता था, तो लोगों को अच्छा भी लगता था, कहते अच्छा अच्छा बोल, आस पड़ोस के लोग भी चल अच्छा बोल के दिखा, और वो गालियां देता था, और गालियां देता था तो उसको मतलब सबको अच्छी लगती थी, हंसते थे, तो एक रिवॉर्ड मिल रहा है उसको। उसके अलावा कुछ लोग उसे टॉफी, चॉकलेट, चल तू बोल के दिखाएगा तो मैं तुम्हें चॉकलेट। तो उसने, बच्चे ने सीख लिया, एक तो घर में ये देखा कि चाचा जब बोलते हैं सब चुप हो जाते हैं, प्लस कमाई भी हो रही है उसकी, बाहर जाता है तो उसे चॉकलेट मिल जाती है,
तो धीरे धीरे वो ऐसी इतनी स्ट्रांग उसका वो हो गया कि वो गालियां देना मतलब उसके स्ट्रांग पर्सनालिटी बिहेवियर बनेगा. सो ऑब्जर्व योर बिहेवियर एंड चाइल्ड्स बिहेवियर एंड अप्रिशिएट अ लॉट. जितना हम अप्रिशिएट करेंगे उतना बच्चे ग्रो करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा. ठीक है. एंड सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड. एनी क्वेश्चन? हाँ, मैम को कुछ पूछना है, प्लीज. हेलो मैम. मैम एक्चुअली मेरे पास एक डॉटर है जो 2 साल 2 महीने की है. वो ब्लॉग्स बनाती है या अपनी कोई एक्टिविटी पूरी करती है ना, तो हम सब क्लैपिंग करते हैं. मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसके दादा दादी हैं और मेरे देवर है, मतलब उसके चाचू. तो जब तक हम सब क्लैपिंग नहीं कर लेंगे ना, शी इज ऑब्जर्विंग कि मम्मा ने क्लैपिंग करी है नहीं करी है, मतलब सबने करी, तो बाबा से ली बाबा क्लैपिंग. तो वो मतलब शी इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग. मतलब जो कह रहे हो ना आपकी, अगर हम उनके नॉनसेंस भी देखेंगे तो हमारी सेंस वाली बात सुनेगी. तो शी इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग. तो ये रियल लाइफ है और मैं ध्यान दूंगी आपकी भी जो भी बात आपने बताई. थैंक यू. वेरी नाइस. क्योंकि हम अप्रिशिएट, वो बच्चा देख रहा है मैं अप्रिशिएट, तो वो भी अप्रिशिएट करेगा. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग. आप सबने इतने ध्यान से सुना और होपफुली आप इन चीज जो भी हमने बातचीत करी है उसको अपनी टीचिंग लर्निंग में लेकर जाएंगे. थैंक यू सो मच. We are grateful to you for such a beautiful words. Your speech inspired everyone. Thank you, ma'am. Thank you, Shalu ma'am, for your wonderful insights that you had provided with us. The importance of an educator that we have to play with the students that we are associated with, and the importance of nature and nurture, that is very important, right? So once again, thank you, Shalu ma'am, for providing us such a valuable information and the role of the adolescents, the role of a child in our life, right? So thank you, ma'am. So once again, have a big round of applause for Shalu Yadav ma'am. Thank you so much, ma'am, for your auspicious presence over there. Now I request Miss Nandini Bhalla ma'am to kindly come forward. Thank you, Nandini ma'am. Have a big round of applause for her also. Now I request Mr. Ranjit sir, speech language pathologist from Maulana Azad Medical College, New Delhi, and heartily welcome him for his presence over there.